21 जनवरी तक कसूरवारों को खुद सुपुर्दगी का हुक्म। गुजरात में कश्ती उलटने से 2 टीचर और 13 तालिब इल्म हलाक, 18 अफराद के खिलाफ केस दर्ज, 2 गिरफ्तार। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हादसे पर दुख का किया इजहार। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर के लिए खुद कफील हिंदुस्तान बनाना जरूरी। वोकल फॉर लोकल मुहिम के जरिए छोटे सनतों को मिल रहा है फरोग। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का बयान। और मुल्क में कबायलों के साथ हो रही है नाइंसाफी। कांग्रेस ने कबायलों को जमीन के हुकूक देने का काम किया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल गांधी का खिताब। आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। बड़ी खबरों के बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। बड़ी खबरों के बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर बिल्किस बानो केस के हवाले से है। आपको बता दें कि बिल्किस बानो केस मामले में कसूरवारों को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा धचका मिला है और सुप्रीम कोर्ट ने कसूरवारों की जो अर्जी है वो खारिज कर दी है और कसूरवारों को 21 जनवरी तक खुद सुपुर्दी का हुक्म कोर्ट ने दिया है। आपको बता दें कि बिल्किस बानो इज्तिमाई असमदरी मामले के कसूरवारों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है और अदालत ने आज इस अर्जी पर समाअत की जिसमें कसूरवारों ने खुद सुपुर्दगी करने की तारीख बढ़ाने का मुतालबा किया था। इस अर्जी को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह लफ्जों में कह दिया कि सभी रिहा किए गए कसूरवारों को 21 जनवरी तक खुद सुपुर्दगी करनी होगी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस अजुल भुइया की बेंच ने इस मामले में समाअत करते हुए कहा कि कसूरवारों ने जो वजूहात बताई है उनमें कोई दम नहीं है। बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने सभी के दलाइल बगौर सुने, दरखास्त गुजार के जरिए खुद सुपुर्दगी को मुलतवी करने और वापस जेल में रिपोर्ट करने के लिए पेश की गई वजूहात में कोई दम नहीं है, इसलिए तमाम अर्जियां सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। बता दें कि बिल्किस बानो मामले के 5 कसूरवारों ने सुप्रीम कोर्ट से खुद सुपुर्दगी करने के लिए मजीद वक्त मांगा था। दरअसल अदालत उज़्मा ने हाल ही में गुजरात हुकूमत के जरिए सजा में दी गई छूट को मनसूख कर दिया था और कहा था कि सभी रिहा किए गए 11 कसूरवार 2 हफ्ते के अंदर जेल में खुद सुपुर्दगी करे। ये मुद्दतकार 21 जनवरी को खत्म हो रही है और अब कसूरवार 21 जनवरी को खुद सुपुर्दगी उन्हें करनी होगी। ये कोर्ट ने वाज़ेह किया और कोर्ट ने जो अर्जी दायर की गई थी कसूरवारों की जानिब से जिसमें वक्त बढ़ाने का मुतालबा किया था, ताहम तमाम दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि इन दलीलों में कोई दम नहीं है और अब 21 जनवरी तक कसूरवारों को खुद सुपुर्दगी का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के वडोदरा में कश्ती पलट जाने से पेश आए हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा अफराद के हलाक होने के मामले में 18 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जबकि इत्तलात के मुताबिक 2 मुलजिमान को इसमें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकिया मुलजिमान की तलाश जारी है और उसके लिए अलग अलग टीमें तश्कील दी गई है। बता दें कि कश्ती पलट जाने से 14 स्कूली बच्चे और 2 उसातिज़ा पानी में डूब गए थे और यह अफसोसनाक वाक़ा उस वक्त पेश आया जब 27 तलबा का ग्रुप अपने उसातिज़ा के साथ यहाँ सैर व तफरीह के लिए पहुंचा था। कश्ती में सवार बाकी 10 बच्चों और 2 उसातिज़ा को बचा लिया गया है, उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हादसे का शिकार होने वाले तमाम बच्चों का ताल्लुक वडोदरा के न्यू सनराइजर स्कूल से है और कहा जा रहा है कि वो सेल्फी लेने कश्ती के एक तरफ आ गए थे जिसकी वजह से कश्ती का तवाजुन बिगड़ गया और कश्ती उलट गई। इन बच्चों या उसातिज़ा में किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी और इस वजह से जब कश्ती उलट गई तो सब पानी में डूबने लगे। झील हादसे के बाद राहत और इलाज का काम बचाव कार्रवाई लगातार जारी है। इधर रियासती हुकूमत ने हर मरने वालों के लवाकीन को 4 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी वडोदरा के हरनी झील में कश्ती उलटने से होने वाले जानी नुकसान पर ताज़्ज़ुब का इजहार किया है और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म कौमी राहती फंड से हर मरने वाले के रिश्तेदारों को 2 लाख रुपए और
जख्मियों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। इधर इस मामले के हवाले से तहकीकात जारी है और फिलहाल 18 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जबकि 2 को गिरफ्तार किया गया और बाकी मुल्जिमान की तलाश भी बड़े पैमाने पर जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर के लिए खुद कफील हिंदुस्तान बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि खुद इन्हिसार हिंदुस्तान बनाने में हमारी छोटी, माइक्रो और कॉटेज सनतों का बहुत बड़ा ताउन है, इसलिए मरकजी हुकूमत MSME और छोटी सनत को मुसलसल फरोग दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल मुहिम आज हमारी छोटी सनतों के बारे में भी बेदारी पैदा कर रही है। बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में एक अवामी जलसे से इन बातों का इजहार किया है। भारताच्या निर्मितीसाठी आत्मनिर्भर भारत बनवणे जरूरीच आहे। विकसित भारत के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर भारत बनना जरूरी है और आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमारे छोटे, लघु और कुटीर उद्योगों की बहुत बड़ी भागीदारी है। इसलिए केंद्र सरकार MSME को, छोटे उद्योगों को लगातार बढ़ावा दे रही है। कोरोना काल में जब MSME पर संकट आया तो सरकार ने इन्हें लाखों करोड़ रुपए की मदद की। इससे लघु उद्योगों में बड़ी संख्या में रोजगार खत्म होने से बच पाए। आज सरकार देश के हर जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना भी चला रहा है। वोकल फॉर लोकल का अभियान भी आज हमारे छोटे उद्योगों के प्रति जागरूकता बढ़ा रहा है। आज जिस प्रकार दुनिया में भारत की साख बढ़ रही है, उससे मेड इन इंडिया उत्पादकों के लिए संभावनाएं भी बढ़ रही है। केंद्र सरकार के इन सारे अभियानों का लाभ सोलापुर के लोगों को हो रहा है, यहाँ के उद्योगों को हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जोश खरोश से जारी है। आज असम में राहुल गांधी ने एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने मरकजी सरकार को निशाना बनाया और कहा कि मुल्क में आज जो कबायली लोग हैं उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। उन्होंने कहा कि जो कबायली लोग हैं उनके लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया है और उन्हें जमीन के हुकूक कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं, ताहम आज बीजेपी और RSS जो कबायली लोग हैं उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। आप जानते हैं ये हमारे आदिवासी भाई हैं, बाकी लोग हैं, आप जानते हैं कि आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है, आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपका जो इतिहास है उसको मिटाया जा रहा है और RSS और बीजेपी की विचारधारा जो आपका है, चाहे वो जल हो, जंगल हो, जमीन हो, वो किसी ना किसी बहाना बनाकर आपके हाथ से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये सच्चाई है, पूरे देश में सच्चाई है। हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। आदिवासी और वनवासी में आप फर्क जानते हो? जानते हो फर्क? कोई जानता है? मैं आपको बताता हूं। आदिवासी शब्द का मतलब जानते हो? आदिवासी मतलब जो सबसे पहले नागरिक था। आदिवासी मतलब वो व्यक्ति जो इस धरती पे सबसे पहले आया था, वो आप लोग हो। वनवासी का मतलब वो व्यक्ति जो जंगल में रहता है। बीजेपी चाहती है कि आप जंगल में रहो, आपके बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में ना जाएं, अंग्रेजी ना पढ़ें, बिजनेस ना चलाएं। हम चाहते हैं कि जो आपका है वो आपको वापस लौटाया जाए। आपकी जमीन है, आपका जल है, आपका जंगल है, वो आपके हाथों में फिर से वापस दिया जाए। इसलिए हमने हम पैसा कानून लाए, ट्राइबल बिल लाए और पूरे हिंदुस्तान में जो आपकी जमीन है, जो आपका हक है, वो हमने आपको वापस देने की कोशिश की। ये विचारधारा की लड़ाई है और इसीलिए
इधर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि आसाम के लोगों की तरफ से राहुल गांधी को शानदार इस्तकबाल देकर आसाम के वज़ीर आला हैरान रह गए हैं। उन्होंने कहा कि वो आसाम के वज़ीर आला से कहना चाहते हैं कि वो डरे नहीं। जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा आसाम में 6 दिन तक चलेगी और कोई भी ताकत इस सफर को नहीं रोक सकती। के मुख्यमंत्री बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, परेशानी में हैं। और जहां तक कि कांग्रेस की बात होती है और राहुल जी की बात होती है, असम के मुख्यमंत्री अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और बेकार की चीजें बोलते हैं। जिस तरीके से असम समाज के हर वर्ग ने राहुल जी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत किया है, भरपूर स्वागत किया है, उत्साहजनक स्वागत किया गया है, इससे असम के मुख्यमंत्री बौखलाए गए हैं, परेशानी में और बेकार की बातें कर रहे हैं। मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि क्यों डर रहे हैं मुख्यमंत्री, किस बात से डरे हुए हैं मुख्यमंत्री। डरो मत मुख्यमंत्री जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और 6 दिन असम में चलेगी। कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकता। आप बदनाम करो, इल्जाम लगाओ, कुछ भी करो, कार्रवाई करो, आप लोगों को रोको सड़कों पर आने से। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगले 6 दिन, कल अरुणाचल प्रदेश छोड़कर 25 तारीख तक हम असम में रहेंगे। तो मैं असम के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, डरो मत हिमंता, भय नकरिबा हेमंत, भय नकरिबा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने असम के राजनीति में एक भारी परिवर्तन लाया है सिर्फ 2 दिन में, और इससे साफ हो गया है कि असम की जनता, महिला, युवा, बुजुर्ग, असम के हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय, हर भाषा। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला व मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि क्या राम सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के हैं? ये लोगों को मदऊ करने वाले कौन होते हैं? उन्होंने कहा कि ये क्यों लोगों को मदऊ कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि राम मंदिर जाने के लिए दावतनामे की जरूरत नहीं है, क्योंकि राम सबके हैं। क्या राम का और कोई घर नहीं है? यहाँ जो राम के मंदिर हैं वो क्या बेकार के लोग हैं, मंदिर हैं? राम हर जगह पे है, वो उस जगह पे भी है जहाँ मंदिर नहीं है। जिनको राम मंदिर का इन्विटेशन मिला है उन्होंने उसका स्वीकार भी किया है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से उसको देखिए, राम क्या सिर्फ बीजेपी का है? राम क्या सिर्फ आरएसएस का है? वो कौन है किसी को बुलाने वाले? बताइए मुझे, वो क्यों निमंत्रण दे रहे हैं? क्या राम के मंदिर में जाने के लिए आपको निमंत्रण चाहिए? ये तो ट्रस्ट की तरफ से आ रहा है। मैं जा रहा हूँ उम्रा के लिए, क्या मुझे वहां से चिट्ठी आनी चाहिए कि तुम आओ, काबा को के सामने आओ? क्या मुझे निमंत्रण आ रहा है? इन्विटेशन तो इसमें इन्विटेशन जो है इनकी गलत थी। राम का किसी ने ठेका नहीं ले रखा है, राम सबका है, और अगर सबका है इन्हें क्या ठेका रखा है? आज देखिए यहाँ पे घरों पर चिट्ठियां डाली जा रही हैं। कौन डाल रहा है? कौन संस्था है जो डाल रही है? बताइए। लेकिन सर आप ये क्यों? मालिक है वो, 1 महीने की छुट्टी करें,
हमारा क्या जाता है, करें। अच्छा, हम छुट्टी में घर में बैठ के आराम करेंगे, इसमें क्या करें। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिनको बाला साहब ठाकरे ने बचाया था वो अब शिवसेना को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो फख्र से कहते हैं कि वो हिंदू है, लेकिन कुछ नालायक लोग हिंदू के दरमियान तफरीक कर रहे हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए। आप सभी का मैं इसलिए स्वागत कर रहा हूं, एक तो इस मातोश्री में बहुत सारे लोग आए हैं, मेरे पिताजी के पास आए थे, मेरे पास भी आए, मदद के लिए आए थे, हमें बचाओ। और उस वक्त बाला साहब ने ये नहीं सोचा था आगे जाकर ये क्या करेगा, तो बचाया था उनको। अभी वही लोग हैं कि जिस बाला साहब ने और शिवसेना ने जिनको बचाया था, वही शिवसेना को खत्म करना चाहते हैं। कोशिश करो, चलो मेरी चुनौती है, कोशिश करके देखो शिवसेना को खत्म करने की। हम लड़ने वाले हैं, या तो हमें खत्म करने वाले रहेंगे, रह ही नहीं सकते। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे मन में कोई पाप नहीं है, हमने नहीं दुश्मन समझा, उन्होंने हमें दुश्मन बनाया है, उन्होंने हमें दुश्मन बनाया है। और ऐसे समय में जो भी साथ में आता है उसका महत्व अलग रहता है। सत्ता की ओर जाने वाले बहुत लोग रहते हैं, लेकिन सत्ता जिस 7 रियासतों में बीआरओ के 35 बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करते हुए मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ सरहदी रियासतें जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख जैसे मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में हालिया बरसों में कुदरती आफात की तादाद में इजाफा देखा गया है। उन्होंने कहा कि ये मौसम से मुतल्लिक वाक़ात है, लेकिन मामला कौमी सलामती से मुतल्लिक भी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि वज़रात दिफा ने इसे बहुत संजीदगी से लिया है और इस मामले पर किसी भी दुश्मन मुल्क के मुलव्वस होने का मुताला करने और इसे मुस्तरद करने के लिए दोस्त ममालिक से मदद तलब करेगी। साथियों, उत्तराखंड से देश के कुछ सीमावर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एवं सिक्किम, या हाल के वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। मैं समझता हूं इस पर एक स्टडी करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं महसूस करता हूं, इस पर अध्ययन किया जाना चाहिए। हिमालय का विस्तार देश के अन्य राज्यों में भी है, परंतु इन कुछ राज्यों में इस तरह की घटनाओं के बढ़ने की अनदेखी नहीं की जा सकती है। इसमें क्लाइमेट चेंज की बड़ी भूमिका है, ऐसा बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है। आज देश में क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक मौसम से जुड़ी घटना भर नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा यह एक गंभीर मुद्दा भी है। भारत का रक्षा मंत्रालय भी इसको बहुत ही गंभीरता से ले रहा है और मैं समझता हूं इस काम में हम मित्र देशों का भी सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, ताकि इसकी स्टडी कराई जानी चाहिए कि कहीं इसमें किसी प्रकार की हमारे एडवर्सरी। गन्ने के किसानों के साथ बातचीत करते हुए यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब हमने हुकूमत बनाई तो रियासत में मुश्किल से 110 शुगर मिली थी, जो काम करने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। उन्होंने कहा कि ताहम आज रियासत में 120 शुगर मिलें काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 जैसी वबा के बावजूद पिछले 6 सालों में हमने 7 लाख करोड़ रुपए बराह रास्त किसानों के बैंक खातों में डाले हैं। सीएम योगी ने कहा कि तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ गन्ने के किसानों को एमएसपी के तौर पर अदा किए गए। उत्तर प्रदेश के अंदर जब हमारी सरकार आई तब केवल 110 चीनी मिलें बामुश्किल चल पा रही थी और उन पर भी सन 2010 से लेकर के 2017 के बीच गन्ना मूल्य का बकाया था। आज मैं कह सकता हूं आज हमारी सरकार में 120 चीनी मिलें प्रदेश के अंदर चल रही हैं। कोरोना जैसी महामारी के बावजूद भी हम लोगों ने जब विदेश के अन्य राज्यों की और दुनिया के तमाम देशों में चीनी मिलें बंद हो गई, चीनी उद्योग तितर-बितर हो गया, उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश मजबूती के साथ बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके अपनी चीनी मिलों को चला रहा है। 120 चीनी मिलें चलाने से हम लोगों ने अब तक पिछले 6 वर्ष के अंदर अन्नदाता किसानों को सीधे
ये डबल इंजन की सरकार ने लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे अन्नदाता किसान के खाते में भेजी है। उनकी उपज इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 62,000 करोड़ रुपया नहीं है, यह वह राशि है जो एमएसपी का दाम और गन्ना किसानों को, अकेले गन्ना किसान को आज मैं प्रातःकाल ही देख रहा था 2,32,000 करोड़ रुपए अभी तक गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का। चलिए, बड़ी खबर के इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।